नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बारे में। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में वीडियो के साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज के इस एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रश्न साइंस के नहीं पूछे गए हैं। लगभग देखा गया कि 2 से 3 प्रश्न, कभी कभी एक प्रश्न या 2 से 3 या प्रश्न जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए, तो उन्हीं को जो है यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा जो वीडियो की होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गलत मिलान की आपको पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा मिलान आपका गलत है उसको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो फाउंटेन पेन है इसका आविष्कार किया गया था लुइस एडिसन वाटरमैन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, पहला वाला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो अमीटर का आविष्कार जो है जेंक राइसन जेम्स सेन ने किया था, जो कि गलत यहाँ पे है। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बैरोमीटर का जो आविष्कार है एवेंजेलिस्टा टोर्रिसेली के द्वारा किया गया था। इसके बाद एनिमेशन का आविष्कार जो है एमिल रेनॉल्ड के द्वारा किया गया था। तो इसमें से ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं था। तो अमीटर का आविष्कार किसने किया था, आइए देख लेते हैं। तो अमीटर का जो आविष्कारक है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक डेक्सलर के द्वारा जो है अमीटर का आविष्कार किया गया था 1884 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें सही मिलान की आपको पहचान करने की, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? अगेन आविष्कारक और आविष्कार का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किसने किया था? पर्सी स्पेंसर। तो पहला वाला ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के तीनों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए आपके गलत दिए गए थे। तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सुमेलित था। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो माइकल फैराडे। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन हो जाएगा? तो माइकल फैराडे हो जाएगा। इसके अलावा बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का जो आविष्कार है एलेसेंड्रो वोल्टा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एलेसेंड्रो वोल्टा, इसके द्वारा जो है बैटरी का आविष्कार किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा जो है बैटरी का आविष्कार किया गया था। इसके बाद डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमो का जो आविष्कार है माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। असंगत की आपको यहाँ पे पहचान करनी है कि असंगत इसमें से कौन सा है। तो असंगत की यहाँ पे पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाएगा जोहान्स गुटेनबर्ग, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद बैक्टीरिया का आविष्कारक कौन है? तो बैक्टीरिया का आविष्कारक हो जाएगा वॉन ल्यूवेनहॉक, दूसरा वाला भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? तो एंटोनी लॉरेन लेवोजियर के द्वारा जो है ऑक्सीजन का आविष्कार किया गया था। इसके बाद हाइड्रोजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ब्लेज पास्कल दिया गया, जो कि गलत है। ब्लेज पास्कल नहीं बल्कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, गलत दिया गया था। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन है इसकी जो खोज है 1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे कानून सिद्धांत कौन से सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं, उनकी आपको पहचान करनी है। कुछ सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं, वे किसकी बात करते हैं उनका यहाँ पे डिटेल लिखा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ये देख लेते हैं। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। तो पहला वाला जो है आपका कथन बिल्कुल सही दिया गया है कि एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। बायल का नियम क्या कहता है? गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध की बात करता है बायल का नियम। दूसरा वाला कथन भी आपका सही दिया गया है। संक्रामक सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्ति से व्यक्ति में संचालित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां। तो यह संक्रामक का सिद्धांत कहता है। तो
आपका तीसरा वाला भी सही दिया गया है, लेकिन जो हुंड का नियम यहाँ पे दिया गया है यह आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। तो हुंड का नियम किसकी बात करता है, आइए देख लेते हैं। तो हुंड का जो नियम है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कई जगह पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हुंड का बहुलता का नियम है यह किसकी बात करता है, एक ही कोष के उपकोष में इलेक्ट्रॉन का जो युग्मन है तभी आरंभ होगा जब सभी कोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो यह हुंड की बहुलता का यह नियम है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आवोगाड्रो का जो नियम है, ताप और दाब की समान स्थितियों में एक ही समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कहता है। इसके अलावा बायल का नियम क्या कहता है, तो स्थिरता पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब गैसों के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन तीनों का आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है किसी भी चीज़ की, तो स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह 17 मीटर होनी चाहिए लगभग। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग 17 मीटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर भी लिखा गया है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का जो आयतन होता है यह हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 7%। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7%। आइए इस प्रश्न के डिटेल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल कुछ लिखी है मैंने, जिसको आप देख सकते हैं। मानव शरीर में रक्त के शरीर का कुल भार लगभग 7% होता है। औसतन मानव शरीर में उपलब्ध रक्त की मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर होती है और रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। तब आप कह सकते हैं कि जो हमारा रक्त होता है लगभग अम्लीय होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस होती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा 78 से लेकर 79% के मध्य आपको मिलेगी लगभग जो है नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी गैसों का कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, कौन सी गैस कितनी मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है। यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है, होल पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर आयरन जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो लगभग जो है 30 से लेकर 35% जो है आयरन देखने को मिलता है संपूर्ण पृथ्वी पर। तो आप इसे याद रखिएगा, 30 से लेकर 35%। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न की डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रतिशत द्वारा रासायनिक संरचना संपूर्ण पृथ्वी की यहाँ पे बात हो रही है। तो आयरन लगभग 35%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम आपका 13%, ऑक्सीजन जो है आपका 30%, सल्फर आपका 2.9%, निकल आपका 1.8% और एल्युमिनियम आपका 1.4% और कैल्शियम आपका 1.5%। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण पृथ्वी की बात करी है। वही अगर हम केवल पृथ्वी के क्रस्ट की बात करें, पृथ्वी के ऊपरी लेयर की बात करें, ऊपरी सतह की बात करें, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो तत्वों की रासायनिक संरचना है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे केवल हम क्रस्ट की बात करें, पृथ्वी के ऊपरी सतह की बात करें, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका बदल जाएगा। तो पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी 47%, फिर सिलिकॉन देखने को मिलेगा 28%, फिर एल्युमिनियम देखने को मिलेगा आपको 8%, फिर लोहा आपको देखने को मिलेगा 5%, फिर कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा 3.5%। तो ये जो संरचना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पृथ्वी का जो क्रस्ट हमारा है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उसमें कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। वहीं यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी के बारे में बात की गई है। तो संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात हो तो आप याद रखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं केवल पृथ्वी के क्रस्ट की बात हो, पृथ्वी के ऊपरी लेयर की बात हो, तो सबसे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निमोनिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया से जो है हमारे शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फेफड़ा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो हमारा जो रक्त होता है
हमारे रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 55 से लेके 60% के मध्य जो है मानव रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 55 से लेके 60% के मध्य। तो यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है कि मानव रक्त में जो है प्लाज्मा की जो मात्रा होती है 55 से लेके 60% के मध्य होती है, तथा प्लाज्मा में लगभग जो है 90% जल होता है, वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो प्लाज्मा होता है यह CO2 हार्मोन्स तथा अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है, तथा प्लाज्मा में जो है ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये जो ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है और फाइब्रिनोजेन है, यह यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? यह प्रश्न भी आपका पूछा गया है। तो यह किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है। तो यह जो सिद्धांत है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। साइंस के बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे, इसलिए आपका यह छोटा सा वीडियो है। अगला वीडियो हमारा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर का, जिसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को, कौन कौन से प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए वीडियो की परीक्षा में। तो अगला वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।